Hello students, how are you? Welcome to Talent Classes. Today we are going to learn science. आज से हम लोग जो चैप्टर है पॉल्यूशन का एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका पार्ट 2 हम लोग जानेंगे और ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशन के बारे में समझेंगे। देखिए ओजोन लेयर एंड डिप्लेशन होता क्या है। ओजोन परत एवं उसका क्षय। देखिए डिप्लेशन में सबसे क्षय नष्ट होना। कैसे ओजोन परत नष्ट होती जा रही दिन प्रतिदिन, क्योंकि हम लोगों ने मनुष्य ने ही ओजोन परत को नष्ट करने की सोच रखी है। कैसे नष्ट होगी, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ओजोन होती क्या है। ओजोन होती क्या, व्हाट इज मीन ओजोन। ओजोन का मतलब क्या होता है कि व्हाट इज ओजोन, ओजोन क्या है। डिफाइन ओजोन को डिफाइन कीजिए। एक्सप्लेन ओजोन को एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए हम लोग बात करते हैं थोड़ी हिंदी राइटिंग में, हिंदी लैंग्वेज में। ऑक्सीजन द्विपरमाणु अणु के रूप में पाई जाती है। जो आपकी ऑक्सीजन है वो द्विपरमाणु अणु के रूप में पाई जाती है। इसमें 2 लगा हुआ, इसी को हम लोग द्विपरमाणु कह रहे हैं। ऑक्सीजन द्विपरमाणु अणु के रूप में पाई जाती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में O2 ऑक्सीजन के 3 अणु वाले अणु भी पाए जाते हैं। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 अणु वाले अणु भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम ओजोन कहते हैं। ओजोन को हम लोग O3 से शो करते हैं। ओजोन को हम लोग O3 से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? O3 से शो करते हैं। ओजोन को हम लोग किससे शो करते हैं? O3 से शो करते हैं। फिर से हम लोग बात करते हैं, यह स्तर पृथ्वी की सतह के नजदीक नहीं रहता है। जो ओजोन लेयर है वो हमारे पृथ्वी के एकदम पास नहीं है, थोड़ा दूर है। और ये भी एक विषैली है। और ये करती क्या है कि यह सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों को अवशोषित कर ले जाती है। जो ओजोन है ये सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को क्या करती है? अवशोषित कर ले जाती है। अवशोषित कर लेती है। अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद हम बात करते हैं CFC और NO क्या है। CFC एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो क्लोरीन और फ्लोरीन से मिलकर बना हुआ है। NO आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है। NO को हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोलेंगे, नाइट्रस नहीं ऑक्साइड बोलेंगे। NO को हम लोग नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोलेंगे। ये दोनों इतनी हार्मफुल गैसें होती हैं जो हमारी ओजोन लेयर को बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचाती हैं। हम लोग जो फ्रिज यूज करते हैं, इस फ्रिज से CFC गैस निकलती है और ये CFC गैस क्या करती है? हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचकर ओजोन लेयर को बेकार करती है। यानी जो हमारी पृथ्वी में ओजोन लेयर है उसको बेकार कर देती है। तो अब हमें कम से कम CFC यूज करनी चाहिए। अब ये जानकारी नहीं लोगों को बहुत है कि हमारी रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है? CFC गैस निकलती है। तो CFC गैस करती क्या? CFC गैस हमारी ओजोन लेयर को बहुत ही हानि पहुंचाती है। और NO जो आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, ये भी गैस हमारे ओजोन लेयर को बहुत हानि पहुंचाती है। अब जब हानि हमारे ओजोन लेयर को पहुंचेगी, जब ओजोन लेयर को पहुंचेगी और अंटार्कटिका में छेद भी हो चुका है, छिद्र भी हो चुका है, छेद भी हो चुका है ओजोन लेयर का। अब जब छेद हो जाएंगे तो उस छेद से जो हमारी सूर्य की हानिकारक जो रेडिएशन है, हानिकारक जो विकिरणें हैं, ये जब हमारी पृथ्वी पहुंचेंगी तो उनसे कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं ये आप जान लीजिए। स्किन प्रॉब्लम सबसे पहले होगी। स्किन प्रॉब्लम होगी। किसी की इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा तो उसको स्किन प्रॉब्लम होगी। कैंसर भी हो सकता है अगर ओजोन लेयर बेकार हो गई। ब्लाइंडनेस, अंधापन भी आ सकता है, कम दिखे। हेरिडिटी, जीन प्रॉब्लम हो जाएगी। जीन प्रॉब्लम हो जाएगी तो ये जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है थोड़ा सा इसे ब्रेकअप लगने लगेगा। अल्ट्रावायलेट रेज, ये तो हानिकारक किरणें हैं। चेंज पैटर्न ऑफ रेन, और वर्षा का क्रम भी बदल जाएगा। अब आप देखते हो वर्षा का क्रम बदला हुआ है। पानी जब गिरना होता उस समय पानी नहीं गिरता है, और जब पानी की जरूरत नहीं होती है उस समय पानी गिरता है। तो ये क्या है? ये हम ही लोगों के द्वारा ओजोन लेयर में जो चेंजमेंट हुआ उसी के द्वारा क्या हुआ? वर्षा का पैटर्न चेंज हो गया है। अब इस वर्षा के पैटर्न को अगर हमें बचाना है, वर्षा के पैटर्न को फिर से वही लाना है, तो हमें ओजोन लेयर पे वर्क करना पड़ेगा और ओजोन लेयर को CFC एंड NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हानिकारक गैसों से बचाना होगा। अब
ये जो हमारी क्या कहते हैं रेफ्रिजरेटर है, इससे तो सेफ से निकलती, अदर भी चीजों से निकलती है, तो किसी से थोड़ा कम निकलती, किसी से ज्यादा निकलती है। तो हमें इन गैसों पे कंट्रोल अगर हम लोग कर ले जाएंगे तो ओजोन लेयर आराम से बचाई जा सकती है। और जब ओजोन लेयर बच जाएगी इस टाइम, तो स्किन कैंसर, ब्लाइंडनेस, हियरडिटी, अल्ट्रावायलेट, चेंज पैटर्न ऑफ रेन, ये प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए आज आप इस वीडियो में ये प्रॉमिस कीजिए कि हमें ओजोन लेयर को हानिकारक गैसों से बचाना है। क्वेश्चन नए भी बनते हैं, ओजोन को किससे शो करते हैं, O3 से। ओजोन में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं, त्रिक परमाणु होते हैं, 3 परमाणु होते हैं, ठीक। फिर कौन कौन से डिसीजेस हो सकते हैं, क्या इफेक्ट पड़ सकता है, वो इनके नाम लिखे हुए हैं। कभी कभी क्या होता है, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, चौथा गलत दिया है, अगर आपसे कहा जाएगा जो गलत है उसको ढूंढिए, ये कंपटीशन बनने लगते हैं। अब इसी में स्टूडेंट आपका जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में थोड़ा जान लिया जाए, है ना। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसी में हम आपको बता रहे थे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आप जानते होंगे, ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों हो रहा है। देखिए आजकल क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जो सिस्टम चल रहा है उसमें आपने देखा होगा कि शीशे की बोतल के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से काफी अधिक हो जाता है। इसी प्रकार कांच के आवरण में, जिसे ग्रीन हाउस कहते हैं, ठंडे मौसमों में उस कटिबंधीय पौधों को गर्म रखने के लिए आवरण बनाने की प्रक्रिया में इस अवधारणा का उपयोग किया जाता है। इन्हें हम ग्रीन हाउस कहते हैं। अब सुनो बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। मतलब हमारी जो CO2 गैस है, इसमें कौन सी गैसें इफेक्ट डालती हैं। CO2 गैस है, एक तो हमारी कुछ गैसें हैं जो उष्मा को वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती हैं। कौन सी रोकती हैं, एक तो हमारी CO2 है, ठीक है। CO2 के बाद हमारी है मीथेन है, CH4 है, फिर हमारी है नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, ठीक है। ये जो गैसें हैं ये क्या करती हैं, पृथ्वी से उष्मा को बाहर जाने से रोक देती हैं। वायुमंडल में इस प्रकार की गैसें, विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड में लगातार वृद्धि होती जा रही है। हम लोग बहुत ज्यादा CO2 गैस बाहर कर रहे हैं, CO2 गैस छोड़ रहे हैं, CO2 गैस का प्रोडक्शन बढ़ता चला जा रहा है। CO2 गैस क्या करती है, औसत तापमान में वृद्धि हो रही है इसकी, वो बढ़ती चली जा रही है। इसके कारण क्या है कि वायुमंडल में उष्मा की वृद्धि हो रही है। जब वायुमंडल में उष्मा बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, वैश्विक उष्मीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। फलस्वरूप ध्रुवीय बर्फ व ग्लेशियर के पिघलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। भाई हमारे ग्लेशियर पिघलेंगे ध्रुवीय प्रदेशों के उधर, तो क्या होगा, अनेक तटीय क्षेत्रों के डूबने का संकट भी बन जाएगा। जो अब समुद्र किनारे जो बहुत से देश हैं, टापू में देश हैं, वो डूबने लगेंगे। क्यों, समुद्र का जल स्तर का पानी बढ़ेगा। ग्लेशियर पिघलेंगे तो जो पानी पिघलेगा, जो बर्फ पिघलेगी ग्लेशियर से, वो पानी बनेगी और वो पानी समुद्र में मिलेगा जाके। जब समुद्र में मिलेगा तो समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, तो उसके आसपास के जितने भी तटीय क्षेत्र हैं या तटीय देश हैं, वो क्या होंगे, डूबने की उनकी आशंका बढ़ जाएगी। इस प्रकार के उष्मीकरण को वैश्विक उष्मीकरण कहते हैं, मतलब ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग को बचाना है तो हमें CO2 गैस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, मीथेन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, नाइट्रस ऑक्साइड गैस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम CO2, सबसे ज्यादा CO2 से इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए हमें बहुत चीजें हम लोग जलाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो इसको पहचानते कैसे, बात यही भी आती है। आप मान लीजिए माचिस आप जलाइए, माचिस आपने जलाई उससे धुआं निकला, आपने धूपबत्ती जलाई उससे धुआं निकला, आपने कोई कागज जलाया उससे धुआं निकला, वो धुआं ब्लैक होता है। वो कैसा होता है, ब्लैक धुआं है, CO2 गैस है। अब ये CO2 गैस इकट्ठा होती चली जाती है। अब जब CO2 गैस हमारे एटमॉस्फेयर पहुंच रही है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो जा रही है, कि ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्यों इतनी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हम लोग पेड़ों पे कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। पेड़ों पे कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। इसका पहला जो पोल्यूशन का वीडियो था उसमें मैंने सॉइल और एयर पे कहा कि पेड़ पौधे लगाइए और सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को दूर भगा लीजिए। अब जब पेड़ पौधे लगेंगे तो क्या होगा, CO2 गैस अब्जॉर्ब कर लेंगे।
जब पेड़ पौधे CO2 गैस अब्जॉर्ब करेंगे, जब पेड़ पौधे CO2 गैस अब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, CO2 जो एटमॉस्फेयर में, जो हमारे इस एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे स्पेस है, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है स्टैंड, इसमें CO2 गैस नहीं पहुंच पाएगी। और पेड़ जो हमारे लगे हुए हैं, ये जो हमारा पेड़ है, ये हमारा पेड़ है इस प्रकार, ये पेड़ क्या करेगा, इस CO2 गैस को इधर अपनी तरफ घसीट लेगा, अवशोषित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसको खाना बनाना है, उसको अपना फूड बनाना है, और फूड बनाएगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, सूर्य की किरणों से और CO2 गैस के। तो सूर्य की किरणें तो उसे मिल जा रही हैं क्योंकि वो नेचुरल वे में है, उससे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो CO2 गैस है, ये क्या है, पेड़ ही नहीं है, तो CO2 गैस अब्जॉर्ब कौन करेगा, फिर तो वो उड़ेगी ना गैस। और जब वो उड़ेगी तो हमारे इस एटमॉस्फेयर के इसमें वातावरण में पहुंच जाएगी, और जब पहुंचेगी तो गर्मी बनाएगी, तापमान बनाएगी, और यही एटमॉस्फेयर हवा के द्वारा हमारे ग्लेशियर तक पहुंचेगा, ध्रुवीय प्रदेशों तक पहुंचेगा, और वहां की जो बर्फ होगी वो गर्म, जैसे एटमॉस्फेयर गर्म होगा तो क्या होगा, बर्फ पिघलेगी। आप फ्रिज से बर्फ को निकालिए और रख दीजिए बाहर, थोड़ी देर आप देखिए बर्फ पिघल जाएगी। क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर चेंज हुआ ना। तो अब वो गैस जब वहां पहुंची तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो जो तटीय क्षेत्र है समुद्र के, उनमें क्या होगा, डूबने की आशंका आ जाएगी, और उसी को हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बन जाएगी। तो इस टाइम टैलेंट क्लासेस की तरफ से एक मैसेज आपको है कि हमें कम से कम CO2 गैस को बढ़ाना है और पेड़ पौधे लगाने, पेड़ पौधे लग जाएंगे, CO2 गैस पेड़ पौधे अब्जॉर्ब कर लेंगे, और जब पेड़ पौधे CO2 गैस अब्जॉर्ब कर लेंगे, फिगर के द्वारा भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि ये पेड़ है और CO2 गैस अपनी तरफ घसीट रहा है, उस समय प्रेजेंट है तो घसीट रहा है ना। तो ज्यादा पेड़ पौधे लगेंगे तो CO2 गैस पेड़ पौधे हमारे अब्जॉर्ब करेंगे, और जब वो अब्जॉर्ब करेंगे तो हमें अपनी वो प्राणवायु देंगे, और इससे हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हो रही है वो धीमे धीमे कम हो जाएगी। और जो अन्य देश हैं, जो समुद्र के किनारे जो देश हैं, टापू में जो देश हैं, उनकी जो डूबने की स्थिति बनने लगती है वो खत्म होने लगेगी। आप हमारे चैनल में पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो ज्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोई प्रॉब्लम तो कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।